पार्ट होते हैं। कंपनी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। 2 कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब ये 2 कंपनी के अपने क्या होंगे? टर्म कंडीशन होंगे। पब्लिक कंपनी क्या है और प्राइवेट कंपनी क्या है? तो समझिए, प्राइवेट कंपनी क्या है भैया? प्राइवेट कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल हम कैसे समझेंगे? पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपए। कितना पेड अप कैपिटल होना नहीं चाहिए, मतलब होता है मिनिमम 1 लाख रुपए होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना होता है? पब्लिक कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होता है वो होता है 5 लाख। कितना होता है? 5 लाख। अब समझिए, यही से क्वेश्चन पुटअप होगा। कंपनी के 2 प्रकार, प्राइवेट और पब्लिक। जो मेनली है बात करते हैं, वैसे कंपनी तो ओपीसी भी है, स्टेशनरी कंपनी भी है, बहुत सारी है, पर ये है जो हम लोग यूज करते हैं। तो पेड अप कैपिटल 1 लाख, पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 लाख मिनिमम, आगे कितना भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमको जरूरत किसकी होती है? कैपिटल की, ठीक है। तो फर्स्ट कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं लोग पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब पार्ट ऑफ कैपिटल कितने होते हैं? नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं एथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है भैया? इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ कंपनी। मींस कि जो लिमिट ऑफ कंपनी, मतलब कि जो कंपनी की लिमिट होती है किसकी? कैपिटल पूंजी की, उसी को बोलते हैं एथोराइज्ड कैपिटल। मतलब कि कंपनी जब एक्सपेंड करेगी, आगे बढ़ेगी, तो कहां तक जाएगी? तो जो इनकॉर्पोरेशन के समय एथोराइज्ड कैपिटल पुटअप किया जाता है, वहां तक कंपनी जाएगी। मींस कि हमने कर दिया कि कंपनी की एथोराइज्ड कैपिटल है 15 लाख, तो 15 लाख रुपए तक कंपनी जाएगी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट होता है आपका भैया इशू कैपिटल, ठीक है। इशू कैपिटल क्या होता है? ये होता है जो शेयर या कैपिटल पब्लिक में इशू किए जाते हैं, पब्लिक में इशू किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल होता है जो शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पेड अप कैपिटल। क्लियर? तो ये इतने कैपिटल हो गए। एक होगा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल सेम होता है, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल, ये हो गया कैपिटल, ठीक है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, समझिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। ध्यान से पढ़िए, आपको कहानी की तरह कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होगी तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या जरूरत है? 2 कंपनियां हैं, दोनों को बारी बारी समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन की, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की, ठीक है। इसे बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर, मिनिमम मेंबर होने चाहिए कितना? 2। कितना होने चाहिए? 2 मिनिमम मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200। ऐसी अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी की बात करें, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए 7। मैक्सिमम कितने होने चाहिए भैया? अनलिमिटेड, कितने भी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड, ठीक है। ये हो गया मेंबर्स। अब इतने मेंबर हमारे पास होने चाहिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी बन गई। अब स्टार्ट करते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस अब स्टार्ट करना है, ध्यान देना। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने की कंडीशन क्या है? दोनों कंपनी की कंडीशन अलग अलग है बिजनेस स्टार्ट करने की, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की बात करें स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, तो प्राइवेट कंपनी जस्ट इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया है कंपनी का, तो प्राइवेट कंपनी जस्ट स्टार्ट कर सकती है अपने बिजनेस को, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी की बात करें, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक मेमोरेंडम जारी करना पड़ेगा। कंपनी, पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक मेमोरेंडम जारी करना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए? शेयर इश्यू करने के लिए। किसके लिए? शेयर इशू करने के लिए, ठीक है। क्या कंडीशन होती है पब्लिक कंपनी में? पब्लिक कंपनी की कंडीशन है
कि पब्लिक कंपनी कब तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक कंपनी के 90% शेयर मार्केट में सेल ना हो जाए। ठीक है, कंपनी तब तक बिजनेस के लिए नहीं जा सकती जब तक 90% शेयर सेल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये है पब्लिक कंपनी और पब्लिक में ही इंटरेस्ट नहीं, कंपनी को पब्लिक में ही इंटरेस्ट नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो कंडीशन क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जब तक 90% शेयर कंपनी के सेल ना हो जाए तब तक कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। क्लियर? अब यहाँ पे भाई अगर ना हो, हमने कहा भैया अगर ना हो तो क्या करेगा, कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं। तब यहाँ पे रोल किसका आता है? इसमें रोल आता है ब्रोकर का। किसका रोल आता है भैया? ब्रोकर का। जैसे अभी आपने सुना है पीडब्ल्यू, ठीक ना, पीडब्ल्यू या डब्ल्यूपी, फिजिक्स वाला। पीडब्ल्यू ने आईपीओ लॉन्च किया और एक ही दिन में सारे शेयर सेल हो गए। ठीक है, तो ये किसका गेम है? ब्रोकर का गेम है। ठीक है, क्योंकि मजबूरी है उनकी 90% शेयर को सेल करना। तो यहाँ पे यूज किसका होता है? ब्रोकर का। ब्रोकर क्या करता है? ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं अभिगोपन। हिंदी में क्या कहते हैं? अभिगोपन। ठीक है, अभिगोपन का क्या रोल होता है? ब्रोकर क्या रोल होता है? ब्रोकर का रोल होता है कि कंपनी के शेयर को सेल कराना। ब्रोकर का रोल क्या होता है? कंपनी के शेयर को सेल कराना। और अगर 90% शेयर सेल नहीं हो रहे हैं तो ब्रोकर की लायबिलिटी है कि ये शेयर खुद परचेज करे। ब्रोकर की लायबिलिटी है कि वो शेयर खुद परचेज करे। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नेक्स्ट 15 डे में जितने भी लोगों ने शेयर परचेज किया है उनका पैसा कंपनी को 6% ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। 6% ब्याज के साथ क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती एज ए रूल कंपनी एक्ट 2013। क्लियर? अब मान लेते हैं भाई पैसा आ गया, कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्लियर? अब पैसा आने के दो तरीके होते हैं। कंपनी में पैसा कैसे आएगा, पूंजी कैसे आएगी? तो आपने नाम सुना होगा शेयर का, सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, शेयर। शेयर और एक नाम है डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर। दो नाम है, शेयर और डिबेंचर। ठीक है, शेयर डिबेंचर को हम बाद में पढ़ेंगे, शेयर की बात करते हैं। ठीक है, शेयर मीन्स होता है अंश। ठीक है, अंश क्या होता है? कैपिटल के पार्ट। जैसे हमने कहा भैया कि 15 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल किसके पास है? कंपनी के पास है। हमारी कंपनी के पास 15 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल है। हमने डिसाइड किया, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इसमें से हम 5 लाख रुपए शेयर क्या करेंगे? पब्लिक में इश्यू करेंगे। पब्लिक में इश्यू करेंगे। क्लियर? समझो, 5 लाख रुपए का शेयर हम क्या करेंगे? इश्यू करेंगे। अब क्या करेंगे? इस 5 लाख रुपए को हम 10-10 रुपए वाले शेयर में डिवाइड कर देंगे। 5 लाख रुपए वाले शेयर को हम 10-10 रुपए में डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए अगर हमारे सारे शेयर सेल हो गए तो 5 लाख मल्टीप्लाई 10 कितने हो गए? 50 लाख रुपए। कितने हो गए? 50 लाख रुपए। ठीक है, इस तरीके से कंपनी के पास क्या आ जाता है? पैसा आ जाता है। ठीक है, तो अब लेकिन कंपनी को शेयर सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी मीडिएटर को यूज करना पड़ेगा। तो एक रोल आता है वहां पर शेयर अंश। अब शेयर की कैलकुलेशन, क्योंकि जो पैसा देगा वो तो उसको प्रॉफिट कैलकुलेशन चाहिए ना, तो यहां पे बात आ गई शेयर की। तो शेयर दो तरीके का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। दोनों डिफरेंट है। हम लोग जो मार्केट में परचेस करते हैं शेयर से, हम लोग बाजार खेलते हैं, तो हम लोग जो मार्केट में शेयर खरीदते हैं वो होता है इक्विटी शेयर। वो होता है क्या? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर ओनली फॉर कंपनी के इंटरनल पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बड़े लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं भाई ये इक्विटी शेयर क्या है और प्रेफरेंस शेयर क्या है। जब हमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में समझना है तभी तो हम समझ पाएंगे कि पैसा कौन ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर जो है, ठीक है, थोड़ा चोट लगी है तो राइटिंग में लिख नहीं पा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मत कमेंट करिएगा कि आप राइटिंग सही नहीं आ रही है। ठीक है, इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर है एक स्मॉल शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर में क्या होता है भैया? इक्विटी शेयर का जो है उसको जो प्रॉफिट होता है वो प्रेफरेंस शेयर के बाद में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इक्विटी शेयर को जो प्रॉफिट होता है, या हम अगर यहाँ पे दोनों को लिख ले तब ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर भी लिख ले। तो इक्विटी शेयर क्या है? सबसे लास्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट
प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, डिविडेंड का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड बात करें तो इक्विटी शेयर के लिए कोई भी डिसाइड डिविडेंड नहीं होता है, मतलब कि आपको कितना मिलेगा प्रॉफिट ये कोई डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्या, डिविडेंड, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या होता है, फिक्स होता है डिविडेंड, बट इक्विटी शेयर के लिए फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होता है, जितना प्रॉफिट होगा उतना मिलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम कह दें कि इक्विटी शेयर को एक चीज का फायदा क्या है, इक्विटी शेयर इज द ओनर ऑफ कंपनी, इक्विटी शेयर इज द रियल ओनर ऑफ कंपनी, ध्यान दीजिएगा। ये हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के केस में ये चीज यहाँ पे नहीं आती है। प्रेफरेंस शेयर के केस में नॉट ये ओनर, ये केस यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है कंपनी में। क्या मिलता है, वोटिंग राइट। क्या मिलता है भैया, वोटिंग राइट मिलता है, क्लियर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसा कुछ वोटिंग राइट नॉर्मल किसी भी केस में दिया जाता है, ऐसे यानी इधर नहीं दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के एवरी ऑन किसी भी मीटिंग में हिस्सा लेने का राइट है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करने का राइट, हिस्सा लेने का राइट है, ठीक है। ये हो गया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। बात समझ में आ गई, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर एज द रियल ऑफ ओनर कंपनी, प्रेफरेंस शेयर क्या है, बड़ा शेयर होल्डर है। प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड सबसे पहले दिया जाता है, मतलब कंपनी में प्रॉफिट होगी तो सबसे पहले हिस्सा किसका लगेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और इक्विटी शेयर होल्डर का हिस्सा सबसे लास्ट में लगता है जब सबको मिल जाता है पैसा तब, क्लियर। प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट से दिया जाता है, बट इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस शेयर फिक्स रेट से दिया नहीं जाता है, क्लियर। ये डिफरेंट होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये दोनों का डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब इक्विटी शेयर हो गया तो अब कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को कैपिटल चाहिए, तो यहाँ पर एक सेंटेंस आता है इशू ऑफ शेयर। क्या, इशू ऑफ शेयर। भैया पैसा चाहिए तो शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है, बट हमें यह पता होना चाहिए कि शेयर कितने तरीके से इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो एज अ कंपनी एक्ट 1956, ध्यान दीजिएगा, कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। जो शेयर है वो 3 तरीके से इशू किया जाता है, ठीक है। नंबर 1 कौन सा, एट पर, नंबर 2 डिस्काउंट, नंबर 3 प्रीमियम। ये 3 तरीके से शेयर इशू किए जाते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट चेंज हुआ तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये कहा गया कि आप डिस्काउंट शेयर इशू नहीं किया जा सकता। कंपनी एक्ट 2000, यहाँ पे कंफ्यूजन है, अगर बात कर हो रहा है कंपनी एक्ट 1956 का तो यहाँ पे 3 तरीके से शेयर इशू किए जाएंगे, एट पर, डिस्काउंट और प्रीमियम। और अगर बात हो रही है कंपनी एक्ट 2013 की तो यहाँ पे 2 तरीके से शेयर इशू किए जाएंगे, एट पर और प्रीमियम पे, ठीक है। ये 2 तरीके से शेयर इशू किए जाएंगे, क्लियर। अब ये समझ में आ गया कि शेयर 2 तरीके से इशू किए जा सकते हैं, ठीक है, 3 तरीके से, ठीक है। तो एट पर हो गया, एट डिस्काउंट हो गया, एट प्रीमियम हो गया। पर मतलब कि रेट टू रेट मीन्स कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में सेल होगा, डिस्काउंट मतलब 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में सेल होगा, और प्रीमियम मतलब कि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में सेल होगा, ठीक है। ये होता है प्रीमियम, क्लियर। अब कंपनी हमेशा क्या करेगी, प्रीमियम पे इशू करने का प्रयास करेगी। कंपनी क्या करेगी, हमेशा प्रीमियम पे शेयर इशू करने का प्रयास करेगी। तो एग्जाम में तो क्वेश्चन बनता है, यहीं से बनता है, प्रीमियम शेयर, इशू ऑफ प्रीमियम शेयर, ठीक है। तो जो शेयर इशू किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, शेयर जो इशू किया जाता है प्रीमियम पे उसका जो पैसा एक्स्ट्रा आता है, ये कंडीशन है, उसका जो पैसा एक्स्ट्रा आया, मतलब कि 10 रुपए का शेयर जब 12 रुपए में सेल हुआ तो ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा आया उसका यूज कंपनी कहाँ कर सकती है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और कई तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसका
कंपनी यूज कहाँ कर सकती है? तो फर्स्ट, इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी क्या कर सकती है? बोनस प्रोवाइड कर सकती है। क्या कर सकती है? इशू ऑफ बोनस शेयर। कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आ गया, कंपनी अपने डिबेंचर ऋण पत्र को का शोधन कर सकती है। ठीक है, तो वो अपने डिबेंचर को भी क्या कर सकती है? खरीद सकती है। यहाँ लिख सकते हैं परचेज ऑफ डिबेंचर। ठीक ना, डिबेंचर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब एक ही ध्यान देना, इसको क्या आता है? ऋण पत्र का शोधन या डिबेंचर्स इशूज। ठीक है, मतलब जो कंपनी ने लोन लिया है वो कंपनी क्या कर सकती है? लोन चुकता कर सकती है। ठीक है, सेकंड है प्राइमरी एक्सपेंस को ये क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है। जो कंपनी के प्राइमरी एक्सपेंस है उसको खत्म किया जा सकता है, मतलब कि कंपनी के फेवर में काम किए जाएंगे, ना कि इसको। अच्छा, क्या इससे नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम से जो पैसे आएंगे ये तो हमने कह दिया कि इससे बोनस शेयर इशू किया जा सकता है, इससे प्राइमरी एक्सपेंस किए जा सकते हैं, इससे डिबेंचर्स के लिए पैसे लगाए जा सकते हैं और इससे कंपनी के एक्सपेंसेस में पैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्या नहीं किया सकता? तो प्रीमियम के पैसे से डिविडेंड इशू नहीं किया जा सकता। एक चीज ध्यान दीजिए, डिविडेंड इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, जो ये प्रीमियम इशू का शेयर का पैसा बचता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जमा किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रीमियम को किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? तो प्रीमियम को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये चीज आप नोट करिएगा। दूसरा कि प्रीमियम के पैसे से डिविडेंड इशू नहीं किया जा सकता। डिविडेंड इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीजें क्लियर। अब बात आती है भैया, प्रीमियम के पैसे से डिविडेंड इशू नहीं किया जा सकता, तो डिविडेंड किससे इशू किया जाएगा? तो डिविडेंड इशू किया जाएगा प्रॉफिट से। किससे इशू किया जाएगा? प्रॉफिट से, क्योंकि ये लाभ में ही तो हिस्सेदारी है, तो प्रॉफिट से डिविडेंड इशू किया जाएगा। क्लियर? बात समझ में? डिविडेंड प्रॉफिट से इशू किया जाएगा। और जो ये प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। प्रीमियम कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? ओके, अब बात हुई प्रीमियम की। सेकंड बात होती है डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर की। इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी जब अपने प्रीमियम से उतना पैसा नहीं निकाल पाती जितना कंपनी को जरूरत है, प्रीमियम से मीन्स कि शेयर को सेल करने को इशू शेयर को इशू करने के बाद भी कंपनी की कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, तो कंपनी क्या करती है? फिर लोन लेती है। किससे लोन लेती है? पब्लिक से। तो बोलते हैं डिबेंचर। तो यहाँ पे बात आती है इशू ऑफ डिबेंचर। ध्यान देना, इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, शेयर और डिबेंचर दोनों में डिफरेंट है। शेयर शेयर और डिबेंचर में डिफरेंट है। डिबेंचर ऋण पत्र है जो कंपनी ऋण लेने के बदले में एक प्रमाण पत्र देती है, एक सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, डिबेंचर का पॉइंट क्या है भैया? डिबेंचर का पॉइंट है कि डिबेंचर एक प्रकार का क्या है? कंपनी की लायबिलिटी है। कंपनी की क्या है? लायबिलिटी है। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं, लेनदार होते हैं। ठीक है, एक प्रकार की लायबिलिटी है। डिबेंचर को क्या दिया जाता है? तो डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया जाता है। क्या जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। अगला, कंपनी के समापन के दौरान भी डिबेंचर को उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब कंपनी वाइंड अप की जाएगी, कंपनी क्लोज की जाएगी, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर के आपके इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे, उसके पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे। बट शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? इसलिए कंपनी हमेशा शेयर सेल करती है कि कंपनी अगर डूब भी जाए, खत्म भी हो जाए, तभी शेयर का पैसा वापस नहीं करना है। ओके, तो डिबेंचर होल्डर क्या हो गया? डिबेंचर होल्डर एक लायबिलिटी है, डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट लेता है, और डिबेंचर की वाइंड अप, कंपनी जब वाइंड अप की जाती है उसके समय भी इंटरेस्ट का पैसा कंपनी वापस करती है डिबेंचर होल्डर को। क्लियर? ये हो गया डिबेंचर होल्डर का। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और बनेगा कि डिबेंचर क्यों इशू किया जाता है? डिबेंचर क्यों इशू किया जाता है? ठीक है, तो डिबेंचर क्यों इशू किया जाता है, इसका सीधा साधा क्वेश्चन है कि भैया किसके लिए? कैश के लिए। किसके लिए? कैश के लिए। पैसा चाहिए तभी तो उधार ले रहे हैं, तो डिबेंचर इशू किया जाता है कैश के लिए। ठीक है, रोकड़ के लिए डिबेंचर इशू किया जाता है, कंपनी के पूंजी के लिए डिबेंचर को इशू किया जाता है। ठीक है, अब ये हो